पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला संपुट 2 क्रमांक 2 वर्ग 3 मनुष्य के लिए यंत्र। प्रस्तावना। भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ है, परंतु संस्कृति तभी सुरक्षित रहती है जब उसकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। हर नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त होना आवश्यक है। हर नई पीढ़ी का मानस संस्कृति के सत्व से सिंचित होना आवश्यक होता है। संस्कृति का हस्तांतरण शिशु अवस्था से ही घर में और विद्यालय में होना चाहिए। संस्कृति के केवल गुणगान करना पर्याप्त नहीं होता, कृति में, व्यवस्था में, विचारों में और वातावरण में उसका होना आवश्यक होता है। इन बातों का विचार कर पुनरुत्थान ट्रस्ट ने पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचन माला के प्रकाशन का विचार किया है। आज लोग कहते हैं कि संचार माध्यमों के प्रभाव के कारण छोटे बड़े सभी की पढ़ने की वृत्ति और प्रवृत्ति बहुत कम हो गई है, परंतु अनुभव और अनुमान कहता है कि अंततोगत्वा पुस्तकों का स्थान अन्य माध्यम नहीं ले सकते। सौंदर्य बोध, कल्पना शक्ति और रसग्रहण के विषय में पुस्तकें सर्वाधिक लाभकारी होती हैं। अतः आज परिस्थिति विपरीत प्रतीत होने पर भी माता पिता और शिक्षकगण छोटे छोटे छात्रों को इन पुस्तिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उन्हें सहायता करें, यही अपेक्षा है। पुस्तिकाओं के विषय देखकर प्रतीत होगा कि न केवल छोटे अपितु बड़े छात्रों के लिए और न केवल छात्रों अपितु उनके माता पिता के लिए, आचार्यों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगी। वाचनमाला के विषय में आपके सुझाव अवश्य भेजें, यही विनम्र निवेदन है। इति शुभम प्रकाशक। कथा क्रमांक 1। कलाकार राजा। प्राचीन काल में काशी नगरी में शूरसेन नाम का राजा राज्य पर विराजमान था। उस समय राजा प्रजा के सुख की, हित की चिंता करते थे। प्रजा की समस्याएं जानने के लिए वेश बदलकर राज्य में घूमते थे। शूरसेन भी इसी तरह एक छोटे से गांव में आ गया। स्त्रियां पानी लाने गगरी लेकर वहां एकत्र हुई। उनकी आपस में बातें चल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने राजा का ध्यान आकर्षित किया। लड़की एकाध चित्र जैसी सुंदर थी। शूरसेन का मन उसे लुभा गया। एक पेड़ की ओट में खड़ा रहकर वह उन स्त्रियों की बातें सुनने लगा। राजा मन में विचार कर रहा था कि इस लड़की के साथ मेरा विवाह कैसे संपन्न होगा। इतने में स्त्रियों की बातें सुनाई दी। एक लड़की सुंदर लड़की से पूछ रही थी, कलावती, तुम्हें कैसा पति चाहिए? कलावती ने कहा, मुझे तो कलाकार पति चाहिए, भले ही उसमें एक आध गुण कम क्यों न हो। शूरसेन ने तय किया कि इस लड़की के पिताजी से उसका हाथ मांगे और अपनी बेटी राजा की रानी बने, यह सोचकर उसके पिताजी अवश्य हाँ कह देंगे। लड़की भी हाँ कह देंगी। इन्हीं विचारों के साथ शूरसेन लड़की के पीछे पीछे उसके घर गया। कलावती के पिताजी को उसने अपना परिचय दिया और साथ ही विनती की कि मुझे कलावती से विवाह करना है, तो आप मुझे अनुमति दें। कलावती के पिताजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कलावती को बुलाया और पूछा कि तुम राजा शूरसेन से विवाह करोगी? कलावती ने राजा को पूछा, आप राजा हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, परंतु क्या आप कलाकार हैं? आप एकाध कला में कुशल हैं? राजा सोचने लगा, मुझे तो अनेक बातें आती हैं, परंतु कला तो एक भी अवगत नहीं है, परंतु मैं अवश्य कला सीखूंगा। तब कलावती ने कहा, आप कला में पारंगत हो जाएंगे तो मैं आपसे जरूर अवश्य विवाह करूंगी। शूरसेन दुखी हुआ, परंतु कला सीखने का निर्धार करके ही लौटा। कौन सी कला सीखें जो लोगों के काम आए? अन्न, वस्त्र और निवास में से कोई, इनमें से कौन सी कला सीखें? क्योंकि एक और राज्य का व्यापार भी संभालना है, कारोबार भी संभालना है और कला भी हस्तगत करनी है। ऐसी कला के बारे में वह सोचने लगा और उसने तय किया कि वह वस्त्र बुनने की कला सीखेगा। शूरसेन ने निश्चय कर लिया और एक उत्तम बुनकर को अपना गुरु बना लिया। वह कपड़ा बुनना सीखा। अत्यंत परिश्रम पूर्वक उसने एक शॉल तैयार की। शॉल लेकर वह कलावती के पास आया। उसने शॉल दिखाई और कहा, मैंने स्वयं बुनी है। कलावती ने कहा, यह तो श्रमिक ने बनाई शॉल लग रही है, किसी कलाकार की नहीं। इसे बुनते हुए आपने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अगर बुद्धि काम में लाते तो यह शॉल इससे अच्छी बनती। शूरसेन वापस आया। अब उसने बुद्धि का उपयोग किया, बहुत ही सुंदर शॉल बनाई। उस शॉल को लेकर कलावती के पास आया।
उसे वह शॉल दिखाई। कलावती ने शॉल देखी और कहा, पहले से बहुत ही सुंदर बनी है, परंतु यह भी एक कलाकार ने बनाई है ऐसा नहीं लगता। यह लगता है किसी एक कारीगर ने बनाई है। जो कलाकार होता है वह जी जान से मन लगाकर काम करता है। उसकी कृति को देखकर ही समझ आता है कि यह कृति किसी कलाकार की है। शूरसेन बहुत दुखी हुआ, परंतु अपने साहस को नहीं छोड़ा। कलाकार बनने का दृढ़ निश्चय करके वह वापस लौटा। फिर कुछ समय के बाद राजा शॉल लेकर पुनः उपस्थित हुआ। शॉल बनाते हुए उसने अपनी पूरी कुशलता काम में लगाई। शॉल बुनते समय वह पूरे संसार को भूल गया। पूरी एक तानता से बनाई शॉल देखकर उसे अपने कौशल का अभिमान होने लगा। अब वह उस कलाकृति को लेकर कलावती के पास आ गया। शॉल की बुनावट देखकर कलावती को प्रतीति हुई कि यह शॉल शूरसेन ने ही बनाई है। उसे लगा शूरसेन ने बुनी शॉल की किसी अन्य चीज से तुलना नहीं हो सकेगी। अन्य कोई भी ऐसी बुनावट नहीं कर सकता। कलावती को लगा निश्चय ही अब शूरसेन ने कला को आत्मसात कर लिया है। कलावती ने विवाह के लिए हाँ कर दी। दोनों का बड़े ठाठ बाट से विवाह हुआ। विवाह के बाद शूरसेन वेश बदलकर प्रजा में घुल मिलकर घूमता रहता था। एक समय वह अपने विचारों में खोया वह निकट के राज्य में चला गया। निकट राज्य के जासूसों ने उसे पहचान लिया। बड़ा धोखा हुआ। शूरसेन को बंदी बनाया और उसे कारागार में बंद कर दिया। बहुत दिन बीते। रानी कलावती को शूरसेन की चिंता होने लगी। सभी और समाचार लेने उसने अपने जासूस भेजे, परंतु कहीं भी शूरसेन का पता न लगा। वहाँ शूरसेन भी चिंता में था। क्या करें यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक उपाय निकाला। कारागार के अधिकारियों से शॉल बुनने का साहित्य मंगवाया। उत्कृष्ट शॉल बनाकर देने का उन्हें वचन दिया। कारागार के अधिकारी ने बुनने का सारा साहित्य मंगाकर उसे दिया। शूरसेन कारागार में शॉल बुनने लगा। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन एक पहरेदार को विश्वास में लेते हुए शूरसेन ने कहा, मैंने बनाई हुई शॉल तुम निकट के काशी राज्य की रानी को बेचो, वह तुम्हें बहुत धन देगी। पहरेदार यह बंदी काशी का राजा है यह नहीं जानता था। वह तैयार हुआ। राजा ने बनाई शॉल उसने राजा से ली। वह काशी आया। रानी कलावती को उसने वह दिखाई। शॉल देखकर रानी ने पहचान लिया कि शूरसेन ने ही बनाई है। उसने पहरेदार को बहुत धन देते हुए पूछा, शॉल किसने बनाई है? पहरेदार ने कारागार के बंदी के बारे में बताया। इस जानकारी के बाद रानी कलावती ने चोरी छिपे अपनी सेना निकट के राज्य में भेजी। अचानक हमले से राज्य में उथल पुथल मची और राजा शूरसेन को छुड़वाकर सेना वापस आई। शूरसेन और कलावती जब मिले तो शूरसेन ने कहा, आज मेरी समझ में आया कि कला में क्या शक्ति होती है। यंत्रों से बनने वाली चीज़ें निर्जीव होती है, उसमें बनाने वाले की भावनाएं नहीं उतरती। माँ या बहन ने प्रेम से बनाई हुई शॉल या वस्त्र में जो स्नेह है वह यंत्र में तैयार हुए वस्त्रों से कैसे होगा। पाठ संख्या 2। यंत्रावलंबी यज्ञेश। यज्ञेश एक कारखाना मालिक है। उसके माता पिता परलोक सिधार गए हैं। उसके भाई बहन कोई नहीं है, न उसने विवाह किया है। घर में वह अकेला ही रहता है। बचपन से ही उसे यंत्रों में रुचि है। उसके पिताजी भी यंत्रों में रुचि रखते थे। सच कहें तो अपने पिताजी के कारण ही यज्ञेश यंत्रों में रुचि लेने लगा था। यज्ञेश तो एक लौता बच्चा था। उसके पिताजी इस कारण उसके सारे हट पूरे करते थे। यज्ञेश एकाध नया यांत्रिक खिलौना देखता तो उसे घर लाने की जिद करता था। खिलौना घर लाने तक वह पापा पिताजी को सताता रहता था, परंतु खिलौना बड़े अच्छे ढंग से उपयोग में लाता था। सो घर में सभी और खिलौने ही खिलौने थे, जैसे घर खिलौने की दुकान थी। पिताजी भी अपने बेटे के खिलौनों के शौक़ की सबके सामने बड़ी प्रशंसा करते थे। एक यांत्रिक खिलौने के लिए यज्ञेश ने कैसे हट की यह सब बताते थे, कैसे पूरा किया यह भी उसे बताते रहते थे। यज्ञेश पर जो खिलौने की धुन सवार थी
उसके कारण पिताजी प्यार से उसे यंत्रेश कहने लगे। लोगों में भी यही नाम प्रचलित हुआ। यज्ञेश को भी इसमें आनंद आता था, अभिमान भी लगता था। इतना कि आसपास वाले सब उसका यज्ञेश नाम भूल गए। यज्ञेश को भी यंत्रेश नाम ही अच्छा लगने लगा। जैसे जैसे यज्ञेश बड़ा होता गया, उसका यंत्रों का शौक बढ़ता गया। पिताजी कारखाने के मालिक होने के कारण पैसे की चिंता भी नहीं थी। कारखाने का उत्पादन भी विशेष प्रकार का था, इसलिए स्पर्धा भी नहीं थी, पैसों की कमी भी नहीं थी। उसे लगता था कि मेरी सेवा करने वाले यंत्र हैं, मुझे कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल आराम करना है, कोई पीड़ा नहीं। यंत्र का प्रयोजन ही मनुष्य को आराम दिलाना है, इसलिए यज्ञेश ने सारे कामों के लिए कल यंत्र बिठा दिए थे। कल यंत्र का अर्थ है कल दबाने पर काम करने वाला यंत्र। ये कल यंत्र भी सीधे साधे नहीं थे, वे भी थे स्वयं चलित। एक कल दबाने से यंत्र के बाद एक काम करने लगता था। यज्ञेश को आराम ही आराम। यज्ञेश ने एक नौकर रखा, वह यंत्रों की साफ सफाई का ध्यान रखता था। यंत्रों में वह विविध पदार्थ भर कर रखता था। यंत्रों के नीचे थाली रख कर केवल कल दबाना, बस पहले नमक परोसा जाता, थाली आगे बढ़ती, अब चटनी परोसी जाती, फिर से थाली आगे जाती, अचार परोसा जाता, बाद में चावल, उस पर दाल, उस पर घी, सब एक के बाद एक परोसा जाता था। भोजन के सारे व्यंजन उचित मात्रा में उचित जगह पर परोसे जाते थे। सरकपटी से थाली भोजन करने की जगह पर रखी जाती थी। चावल खत्म होते तो कल दबाकर रोटी परोसी जाती थी। जो वस्तु चाहिए उसकी कल दबाकर जितना चाहिए उतना परोसा जाता था। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सरक सीढ़ी थी। सीढ़ियाँ अपने आप उसे ऊपर ले जाती और रुकाती। इसी प्रकार से कपड़े यंत्र में डालने से धुलकर, सूखकर और तय होकर रख जाते थे। बर्तन धोने के यंत्र में साबुन पानी डालकर वे भी घिसकर, धुलकर, साफ होकर बाहर आते थे, अपनी अपनी जगह रखे जाते थे। यज्ञेश को अपने इस यांत्रिक घर पर गर्व होता था। खास अपना घर दिखाने के लिए वह लोगों को ले आता। लोग भी यंत्रों के उपाय के बारे में उसकी प्रशंसा करते, परंतु यंत्र की धुन के कारण वह अपने मित्रों से दूर हो गया था। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। यज्ञेश पूर्ण रूप से यंत्रावलंबी बन गया। उसके हाथ काम करने लायक नहीं रहे। थोड़ा सा चलने पर वह थक जाता था। वह कुछ काम नहीं करता था, केवल बैठकर खाता था। इसी कारण मोटा हो गया। उसकी बुद्धि भी नाकाम होने लगी। बचपन में कंठस्थ किए पहाड़े भूल गया। सीधे साधे हिसाब उससे नहीं होते थे। गणन यंत्र के बिना हिसाब नहीं आता था। उसका स्वास्थ्य भी बार बार बिगड़ जाता था। उसने वैद्य की सलाह ली। वैद्य ने यज्ञेश को यंत्रावलंबन कम करने को कहा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करने की सलाह दी, जैसे सूर्य नमस्कार, तैरना, भागना इत्यादि। नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता समझाई। यज्ञेश के मन पर बराबर यह अंकित किया। साथ ही अगर व्यायाम नहीं किया तो बीमारियां गंभीर रूप धारण कर लेंगी, ऐसी चेतावनी दी। परंतु अब उसका शरीर भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका शरीर भारी हो गया था। मोटापे से आलस्य और आलस्य से मोटापे, ऐसे दुष्ट चक्र में वह फंस गया था। वह यंत्रों से परेशान हो गया था। उसे लगने लगा था कि एक भी यंत्र आसपास न हो। वैद्य ने उसे घर बदलने की सूचना दी। उसने बंगला छोड़ दिया, मध्यम वर्गीय बस्ती में एक घर लिया। आम लोगों के घरों के समान यह सामान्य घर था। वह उसमें रहने लगा। उसने अपनी दिनचर्या निश्चित की। पसीना छूटने तक वह व्यायाम करने लगा। तज्ञ योग अध्यापक की सहायता ली।
व्यायाम और आसन परिश्रम पूर्वक करने लगा। उसने शरीर में जो मेद या वह कम होने लगा। प्राणायाम से उसकी इंद्रियां सक्षम होने लगी। अब वह लोगों में घुलने मिलने लगा, लोगों की भलाई का विचार करने लगा, उसके लिए प्रयत्न करने लगा। लोगों का आना जाना, गपशप शुरू हो गए। लोग उसे मन से चाहने लगे। उसे भी लोगों के साथ अच्छा लगने लगा। उसके वैद्य जी ने उसे कहा, अब आप सही अर्थ में यज्ञेश हो। यज्ञ का अर्थ लोगों के हित का काम करना। इस प्रकार वह यंत्रेश से पुनः यज्ञेश हो गया और अच्छे से रहने लगा। कथा क्रमांक 3 उद्योगपुर 1। उद्योगपुर नाम की व्यवसाय और कारखानों के कारण समृद्ध बनी बस्ती है। जनसंख्या बढ़ने के कारण उद्योगपुर अब मध्यम आकार का शहर बन गया है। कारखानों के कारण मजदूरों को रोजगार मिल गया है। जीविका की आशा से नए नए युवक बड़ी संख्या में उद्योगपुर में निवास के लिए आ रहे हैं। उद्योजकों की समान समस्याएं रहती हैं। वह सुलझाने के लिए उद्योगपुर उद्योजक संघ के नाम से कारखानदारों की एक संस्था निर्माण हुई है। आज उद्योजक संघ की बैठक है। आज बैठक का विषय सबको महत्वपूर्ण लगता था। वह था मजदूरों के कारण होने वाली परेशानी और उस पर करने योग्य उपाय योजना। बैठक का समय हुआ। एक एक करके सारे उद्योजक इकट्ठे हुए। आज की उपस्थिति बड़ी संख्या में थी क्योंकि आज का विषय हर कारखाना स्वामी को सताने वाला था। सभी कारखाना स्वामी को मजदूरों की समस्या से छुटकारा चाहिए था। सबने मिलकर विचार करना चाहिए, संगठित रूप से प्रयत्न करने चाहिए, तभी कुछ रास्ता निकलेगा। इन्हीं आशाओं से सब आए थे। उद्योजक संगठन के सचिव ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का प्रारंभ किया। बैठक की प्रस्तावना की। आज का विषय सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए यह तत्काल बैठक आयोजित की गई। यह कहा, उद्योजकों के द्वारा की गई शिकायतों का ब्यौरा संक्षेप में बताया गया। उद्योजकों को अपने अनुभव बताने की विनती की। सचिव एक एक कर उद्योजकों के नाम पुकारने लगा। उन्हें अपनी शिकायत और अनुभव सबके सामने रखने के लिए कहने लगा। क्रम जारी रहा। जैसे जैसे सब एक दूसरे का अनुभव सुनते गए, वैसे वैसे सब क्रोधित हो गए। निवेदन समाप्त हुए। सचिव ने किसी के पास कोई उपाय है क्या, यह पूछा, परंतु सब मौन थे क्योंकि किसी के पास कोई उपाय नहीं था। उद्योजक संघ के अध्यक्ष का नाम करसन भाई था। उन्हें अचानक एक बात सूझी। उन्होंने कहा कि पूरा कारखाना स्वयं संचालित बनाना होगा, तभी यह समस्या हल होगी। परंतु कार्यवाह कृष्ण राव इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, यंत्रिकीकरण से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, हमारे अपने ही बंधुओं को कष्ट सहना पड़ेगा, काम नहीं मिलने से उनमें अपराध भाव बढ़ेगा। इस बात के लिए दायित्ववान हम होंगे, इसलिए हमें कुछ और उपाय सोचना चाहिए। परंतु कार्यवाह की इस सलाह की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वयंचलित कारखाने के बारे में किसी ने आशंका प्रकट की। कारखाने में अनेक काम होते हैं, यंत्र शुरू करना और बंद करना, यंत्रों को कच्चा माल देना, तैयार माल को आवेष्टित करना, मांग करने वालों को माल पहुंचाने के लिए वाहनों में भरना, देयक तैयार करना। इन कामों के लिए तो कम से कम मनुष्य जरूरी होंगे न। अध्यक्ष ने कहा, इन लोगों की संख्या कम करनी होगी, तभी मजदूरों की पीड़ा कम होगी। यह बात सबको पसंद आई। सब कारखाना स्वामी पर यह कल्पना सवार हो गई। हर एक ने निश्चय किया कि वे अपना कारखाना अधिक से अधिक स्वयं संचालित बनाएंगे। कार्यवाही शुरू हुई। सब कारखाना स्वामी ने अपने अपने कारखानों में विचार शुरू किया। जिन कामों के लिए जो यंत्र बिठा सकते थे, उन कामों के लिए यंत्र बिठाना शुरू हुआ। सारे कारखानों में यंत्रों की संख्या बढ़ने लगी। आज करसन भाई ने सारे कारखाना स्वामियों को अपना कारखाना दिखाने बुलाया है। अत्यंत आधुनिक ऐसा कारखाना उन्होंने बनाया था। केवल करसन भाई के सिवाय एक भी मनुष्य वहाँ नहीं था। पूर्ण रूप से स्वयं चलित कारखाना। पहले तो उनके कारखानों में उनके साथ 147 लोग काम करते थे। यंत्रों की सहायता से आज वे अकेले ही सब काम करते थे। उद्योजक संघ की बैठक में उन्होंने एक विचार रखा था जो आज प्रत्यक्ष हुआ। यह सबको दिखाना था, अपना पराक्रम सबको दिखाना था। बसाहत के सारे कारखाना स्वामी इकट्ठे हुए। करसन भाई ने एक एक करके स्वयं चलितीकरण का ब्यौरा दिया। कच्चे माल के वहन के लिए यंत्र, उत्पादन तैयार करना, उसका आवेष्टन करना, उसके देयक तैयार करना, आवेष्टित करना, वाहनों में भरकर बाहर भेजना,
सब यंत्रों के माध्यम से। कच्चा माल आता है, चालक दिए हुए क्रमांक का उपयोग कर दरवाज़ा खोलता है। वाहन अंदर आने पर अपने आप दरवाज़ा बंद होता है। करसन भाई ने इसका प्रात्यक्षिक भी करके दिखाया। उत्पादन की यंत्र श्रृंखला किस प्रकार काम करती है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन लोगों को करवाया। तैयार माल बाहर जाते समय वाहनों में अपने आप भरा जाता है, फिर से वाहन का चालक कूट क्रमांक का उपयोग करता है, माल बाहर ले जाता है। इसका भी प्रात्यक्षिक करसन भाई ने दिखाया। सब कारखानदार अवाक हो गए। करसन भाई पर अभिनंदन की बौछार हुई। करसन भाई भी खुश हुए, गर्व से उनका सीना तन गया। कथा क्रमांक 4 उद्योगपुर भाग 2। उद्योगपुर के सभी कारखानों में तेजी से मजदूरों की कटौती हो रही है। कारखानों में जैसे यांत्रिकीकरण की और श्रमिकों की कटौती की होड़ लगी है। कारखानों के मालिकों की परस्पर चर्चा में यही मुख्य विषय रहता है। मजदूर कटौती के परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। आजकल उद्योगपुर उजड़ा हुआ सा लगने लगा है। मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति कम हुई है। शुल्क भी नहीं भर पाने के कारण कई विद्यार्थी घर बैठे हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने बच्चों को निकाल दिया है। बेकार टपोरी युवक चौराहों पर झुंड में खड़े रहते हैं, आने जाने वालों की मजाक उड़ाते हैं। गुंडों की टोलियां बन गई हैं। परिस्थिति के और भूखमरी के मारे सज्जन परिवारों के युवक भी इन टोलियों में भर्ती हो गए हैं। पुलिस चौकी में दर्ज अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी गर्मी अब कारखानों के मालिकों को भी स्वामियों को भी लगने लगी है। यांत्रिकीकरण के लिए इन्होंने बेतहाशा कर्जे लिए हैं। इन्होंने अत्यधिक ऋण लिए हैं। ऋण का बोझ अब भारी पड़ने लगा है। यंत्र बराबर खराब हो रहे हैं। इन खराब यंत्रों के कारण कारखानों के मालिक त्रस्त हो रहे हैं। यंत्रों को ठीक करने वाले मिस्त्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। उनके नखरे मालिकों की सहन शक्ति से बाहर हो रहे हैं। कारखानों में चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। इक्के दुक्के कारखाना मालिकों के लूट जाने की वारदातें होने लगी है। इनकी खबरें उद्योगपुर में भय का वातावरण निर्माण कर रही है। फिरौती के लिए कारखाना मालिकों के बच्चों को अगवा करने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। पुलिस में मामला ले जाने के परिणाम नहीं मिल रहे हैं। अपराधीकरण के अनुपात में पुलिस की संख्या अपर्याप्त लगने लगी है। आज फिर उद्योगपुर के उद्योजक संघ की बैठक है। बड़ी संख्या में उद्योगपति उपस्थित हैं। आज की बैठक का विषय महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कारखानों के अंदर और बाहर की समस्याएं। बैठक प्रारंभ हुई। उद्योजक संघ के मंत्री ने प्रस्तावना रखी, सभी प्रकार की समस्याओं का वर्णन किया। उसके बाद एक उद्योगपति ने उठकर आपबीती सुनाई। सबके अनुभव अलग समान ही थे। अच्छे मजदूर नहीं मिलते, यंत्र बार बार बिगड़ जाते हैं, चोरियां हो रही है, लूट खसोट, गुंडागर्दी और फिरौती के मामले बढ़ रहे हैं। पुलिस का होना न होना बराबर है। कर्जों के भुगतान के लिए वित्तीय संस्थाएं पीछे पड़ी हैं। कुछ कारखाने तो बंद भी हो गए हैं। एक उद्योगपति ने सबको याद दिलाया कि यांत्रिकीकरण के विरोध में उद्योजक संघ के मंत्री द्वारा उचित सलाह दी गई थी, लेकिन उस समय हमने उसकी सलाह को अनसुना कर दिया था। उसके परिणाम आज हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। आज सब इस बात पर सहमत थे क्योंकि सब पर उसकी मार पड़ी थी। सब उद्योगपतियों को अपनी गलती समझ में आ गई थी। एक ने सुझाया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें यांत्रिकीकरण धीरे धीरे कम करना चाहिए। अब तो सब सहमत थे। यांत्रिकीकरण कम करने का निश्चय कर सब बैठक से निकले। उद्योगपति की इस बदली नीति के परिणाम भी शीघ्र ही दिखने लगे। उद्योगपुर की शान फिर से लौटने लगी। बेरोजगारों को फिर से काम मिला। अपराध कम होने लगा।
उद्योगपति, मजदूर, विद्यार्थी, माताएं और पुलिस ने भी राहत की सांस ली। संगणक से बुद्धिमान। विद्यालय का मध्य अवकाश चल रहा था। अपने अपने दल में सभी विद्यार्थी खड़े थे। परस्पर हंसी मजाक चल रहा था। विवेक, आनंद, भीमा, रमेश और नामदेव में संगणक से संबंधित चर्चा चल रही थी। इनमें से कुछ बच्चों के घर पर संगणक नहीं थे, किंतु सभी संगणक पर काम करना जानते थे। विद्यालय में भी संगणक सिखाने की कक्षाएं चलती थी, इसलिए अंतर्जाल, संगणक, खेल आदि से परिचित थे। आजकल के सभी विद्यार्थी इतना तो जानते ही हैं। बातों ही बातों में विवेक ने कहा, मेरे चाचा संगणक से अधिक बुद्धिमान है। वे संगणक पर शतरंज खेलते हैं। उन्होंने संगणक को अनेक बार हराया है। विवेक की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। सब कहने लगे, ए विवेक, तू क्या हमें दूध पीता बच्चा समझता है? तू कुछ भी फेंकेगा और हम मान लेंगे। विवेक ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, चाहो तो शर्त लगा लो। यदि मैं जीत गया तो तुम सबको दौड़ाकर इस मैदान के 5-5 चक्कर काटने होंगे। सब ने पूछा, और तू हार गया तो तुझे मैदान के 10 चक्कर लगाने होंगे। बोल, है मंजूर? विवेक ने तत्काल कहा, हाँ मंजूर है। आज विद्यालय छूटते ही हम सब मेरे घर चलेंगे। तब तक गणेश चाचा भी घर आ जाएंगे और बात पक्की हो गई। विद्यालय की छुट्टी होते ही जब विवेक के साथ उसके घर गए, सब विवेक और उसके चहेते चाचा गणेश की हार देखने को उत्सुक थे। सब विवेक के घर पहुँचे। विवेक के चाचा भी घर पर ही थे। विवेक अपने चाचा का भक्त था, उनको अपना आदर्श मानता था। उसके गणेश चाचा आजकल की भाषा में ग्रेट थे। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा, मेरे मित्र आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप संगणक को हरा देते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ तो मैंने उनसे शर्त लगा दी है, आपको हमेशा की तरह संगणक को हरा कर दिखाना है। गणेश चाचा भी विवेक को बहुत प्यार करते थे। भला वे विवेक को कैसे हारने देते। उन्होंने सभी मित्रों से कहा, मैं संगणक के साथ कुल 5 पारी खेलूँगा। 5 में से जो 3 पारी जीतेगा वह जीता हुआ माना जाएगा। मैंने इस शतरंज के खेल की 3 पारी जीत ली तो विवेक की जीत हुई मानी जाएगी। क्यों, ठीक है ना? सब ने सहमति दी। अब संगणक पर शतरंज का खेल शुरू हुआ। संगणक और गणेश चाचा अपनी अपनी चालें चलने लगे। अचानक संगणक पर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगा। बच्चों ने उसका कारण पूछा। चाचा ने कहा, बाद में बताता हूँ। अपनी एकाग्रता भंग किए बिना चाचा बोले। चाचा ने अगली चाल चली तो प्रश्न चिन्ह गायब हो गया और कुछ देर बाद ही, अहो आश्चर्यम, कुछ ही चालों के बाद संगणक ने हार स्वीकार कर ली। विवेक के सभी मित्र आश्चर्य से देखते ही रह गए। उसके बाद 3 पारियां हुई जिसमें संगणक मात्र 1 पारी ही जीत पाया। गणेश चाचा जीते और संगणक हार गया। विवेक अपनी शर्त जीत गया और उसके मित्रों की हार हुई। मित्रों के चेहरे पर हारने के दुख से अधिक तो आश्चर्य के भाव थे। संगणक भी हार सकता है, यह उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। उन सभी मित्रों में भीमा अधिक विचारशील था। उसने पूछा, चाचा, ऐसा कैसे हो गया? संगणक के पास तो ज्ञान का विशाल भंडार है, वह तो अकल्पनीय कार्य भी कर लेता है। आप जो भी जानकारी चाहते हैं वह संगणक बता देता है, फिर संगणक कैसे हार गया? देखो भीम, यह सही है कि संगणक में जानकारी का अगाध भंडार भरा हुआ है, किंतु उसमें यह संपूर्ण जानकारी भरने वाला तो मनुष्य ही है। उस भरी हुई जानकारी का उपयोग कैसे करना है, यह भी मनुष्य ही निश्चित करता है। संगणक के लिए आदेश या निर्देश देने का कार्यक्रम भी मनुष्य ही बनाता है। ये कार्यक्रम बनाने वाले व्यक्ति की बुद्धि जितनी होती है, उस संगणक की बुद्धि भी उतनी ही होती है।
संगणक पर शतरंज का खेल भी डालने वाला मनुष्य ही है। शतरंज के खेल के नामी खिलाड़ियों की मदद से कोई बुद्धिमान कंप्यूटर इंजीनियर इस खेल की सभी चालें कंप्यूटर में भरता है, फिर भी खेल के इन निर्देशों में कोई न कोई त्रुटि रह ही जाती है। ये त्रुटियां दो प्रकार की हो सकती है। भिन्न भिन्न स्थिति में शतरंज के सभी मोरों की हर संभव चाल का विचार हुआ हो यह आवश्यक नहीं है। दूसरी त्रुटि यह होती है कि सामने वाला खिलाड़ी जीतने के लिए ही खेलता है, ऐसा मानकर मोरों की चाल का नियोजन किया जाता है। सामने वाला अपना मोरा अकारण मारने के लिए नहीं देता, ऐसा मानकर चालें नियोजित होती हैं। इन दोनों बातों का लाभ लेकर संगणक को हराया जा सकता है। जिसे ये बातें ध्यान में आ गई वह कोई भी खिलाड़ी संगणक को हरा सकता है। विवेक की माताजी ने सबको शरबत दिया। शरबत पीकर विवेक के सभी मित्र अपने अपने घर गए। जाने से पहले विवेक ने सबको याद दिलाया कि देखो, शर्त मत भूलना। सब ने कहा, संगणक के बारे में आज हमें नई बातों की जानकारी मिली है, इसलिए मैदान के 5 या 10 चक्कर लगाने को तैयार हैं। सब मित्रों ने गणेश चाचा के प्रति आभार व्यक्त किया। पाठ 6 यंत्र मानव रोबोट। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, सबका एक साथ रहने का दिन है। विश्वास के घर वाले सिनेमा देखने गए। घर में विश्वास महाविद्यालय में पढ़ने वाली उसकी बड़ी बहन वैदेही, माताजी वंदना और पिताजी विवेक जी, ऐसे 4 सदस्य ही हैं। सिनेमा शुरू होने से पहले ही ये चारों अपने अपने स्थान पर बैठ गए। यंत्र मानव के कारनामे देखने के लिए सब बड़े उत्सुक थे। मनुष्य की कल्पना शक्ति की उड़ान देखने को अधीर हो रहे थे। इस चित्रपट का नाम था टर्मिनेटर 2। इसमें सज्जन और दुष्ट ऐसे 2 यंत्र मानवों की लड़ाई बताई गई थी। ऐसे बच्चे ऐसे अद्भुत और काल्पनिक चित्रपट बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनके पिताजी विवेक जी ने यह चित्रपट दिखाने का कार्यक्रम बनाया था। चित्रपट की कथा तेज गति से भाग रही थी। शस्त्रों का उपयोग बार बार किया गया था। हवा की गति से तेज चलने वाली गाड़ियों और उनका पीछे करने वाली गाड़ियों का चित्रांकन तो कल्पना से भी परे था। संक्षेप में कहें तो आज के चित्रपट की सभी बातें चकित करने वाली थी, अत्यंत विस्मयकारी थी। चित्रपट समाप्त हुआ, किंतु सबके दिमाग पर उसके अकल्पनीय दृश्य छाए हुए थे। घर आते समय पूरे रास्ते भर उन्हीं की चर्चा चलती रही। विवेक जी ने बच्चों को विचार करने के लिए एक बिंदु दिया। यंत्र मानव से लाभ और हानि क्या क्या हैं? यंत्र मानव की शक्तियाँ और मर्यादाएं क्या क्या हैं? पिताजी ने दोनों बच्चों को कल रात्रि तक लिख कर रखने के लिए कहा। दूसरे दिन रात्रि भोजन के बाद जब घर के चारों सदस्य बैठक कक्ष में बैठे थे, तब पिताजी ने वैदेही से पूछा, क्यों बेटी, कुछ लिखा क्या? वैदेही ने अपना लिखा हुआ कागज़ पिताजी के सामने रखा। पिताजी ने वह कागज़ विश्वास के सामने रखा और कहा, बेटा पढ़ कर सुनाओ। विश्वास पढ़ने लगा। शीर्षक के स्थान पर लिखा था, यंत्र मानव की शक्ति, मर्यादाएं तथा लाभ हानि। एक सबसे पहली बात तो यह है कि चित्रपट काल्पनिक है, कल्पना की उड़ान मात्र है। मनुष्य की तरह अपने मन से सोचकर काम करने वाला यंत्र मानव अब तक कोई भी नहीं बना पाया है। यंत्र बनाने वाले यंत्र मानव के संगणक में आदेश व निर्देश की एक प्रणाली भर देते हैं। इस आज्ञा प्रणाली से भिन्न कोई भी काम यह यंत्र मानव नहीं कर सकता। 2. मनुष्य ही यंत्र मानव का निर्माण करता है। मनुष्य की बुद्धि की शक्ति और मर्यादाएं जितनी है, उतनी ही उस यंत्र मानव की भी शक्ति व मर्यादाएं होती हैं। 3. सुसंस्कृत मनुष्य यंत्र मानव का उपयोग लोक हित में करेगा, किंतु दुष्ट मनुष्य यंत्र मानव का प्रयोग कर लोगों के लिए परेशानियां एवं कष्ट बढ़ाएगा। संक्षेप में कह सकते हैं कि एक यंत्र मानव को बनाने की शक्ति और मर्यादाएं यंत्र मानव की भी शक्ति एवं मर्यादाएं होंगी। यंत्र निर्माता की बुद्धि और कुशलता। यंत्र मानव बनाने के लिए कच्चे माल की गुणवत्ता और उपलब्धता। यंत्र मानव बनाने के लिए लगने वाले उपकरण और सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता।
यंत्र मानव के मालिक की आज्ञा अनुसार ही यंत्र मानवों का निर्माण होता है। मालिक जैसा चाहे वैसा उनका उपयोग कर सकता है। आज यही हो रहा है। इसलिए मालिक यदि चाहे तो यंत्र मानव का उपयोग लोक हित में भी हो सकता है और लोगों के अहित में भी किया जा सकता है। विश्वास का पढ़ना पूरा हुआ। पिताजी ने बताया कि यह तो हो गई जानकारी। इस जानकारी का उपयोग सबके हित में होना चाहिए। इस दृष्टि से क्या किया जा सकता है? इस बार माताजी बताने लगी, कुछ लोग निरे स्वार्थी होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के अहित का विचार भी नहीं करते। ऐसी वृत्ति रखने वाले को यंत्र मानव और उसे बनाने वाले का ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। विश्वास बोला, यह तो अत्यंत कठिन है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? कौन व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का है, यह जानेंगे कैसे? पिताजी ने फिर कहा, आखिर इसका उपाय क्या है? विश्वास बताने लगा, हमें देवी प्रकृति के लोगों को ढूंढना होगा। ऐसी प्रकृति के विद्यार्थियों को ही यंत्र मानव बनाने का ज्ञान देना होगा। वैदेही बोली, ऐसे देवी गुणों वाले विद्यार्थियों को ढूंढेंगे कैसे? यह भी तो उतनी ही कठिन बात है। ऐसे बच्चे यदि नहीं मिले तो क्या करेंगे? ऐसा करने से विकास की गति कम हो जाएगी। माताजी ने कहा, देखो महत्व किस बात का है? मनुष्य के सुख का दुख देने वाले यंत्रों का नहीं, मनुष्य के लिए तंत्र ज्ञान बना है। तंत्र ज्ञान के लिए मनुष्य नहीं बना है। पिताजी बताने लगे, मनुष्य का सुखी होना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुख की बलि देना गलत है। ऐसे यंत्रों का निर्माण ही नहीं करना चाहिए। ऐसे तकनीकी ज्ञान के विकास को प्रगति नहीं कहा जा सकता। दुष्ट लोग दूसरों को परेशान करते हैं। उनके हाथ में ऐसा तंत्र ज्ञान आने से लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में ही ऐसे लोगों को तंत्र ज्ञान की शिक्षा न देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा क्रमांक 7। सर्वे भवन्तु सुखिनः और यंत्र का उपयोग। हर व्यक्ति को सुख और समाधान की चाह होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ व्यवहारिक मार्गदर्शक सूत्र हमें दिए हैं। ऐसे सूत्रों में से एक सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सब सुखी हों, चर अचर सभी सुखी हों। ऐसा कहने वाले संसार भर में केवल हमारे पूर्वज थे। यह हमारे लिए अभिमान करने योग्य बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहना सरल है, किंतु हमारे पूर्वजों ने केवल कहा नहीं तो ऐसा व्यवहार भी किया। हमें ऐसा व्यवहार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। व्यवहार का संबंध कृति से है। सभी कृतियाँ सामान्यतः 4 प्रकार की होती हैं। वे अधोलिखित हैं। ऐसी कृतियाँ जिनके करने से चराचर का हित होता है, जैसे पर्यावरण हितैषी कृतियाँ। ऐसी कृतियाँ जिनके करने से चराचर की हानि होती है, जैसे पर्यावरण विरोधी कृतियाँ। ऐसी कृतियाँ जिनके करने से कुछ को लाभ होता है परंतु हानि किसी की नहीं होती, जैसे सत्यनिष्ठा से व्यापार करना। ऐसी कृतियाँ जिनको करने से कुछ लाभ होता है, कुछ को हानि होती है, जैसे अधिक लाभ लेकर व्यापार करना। चारों प्रकार की कृतियाँ अनगिनत हैं। इनमें चौथे प्रकार की कृतियों के कारण संसार भर में समस्याएं निर्मित हुई हैं। चोरी, डकैती, लूट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, प्रदूषण उद्योग इत्यादि। इन कृतियों को करने से कुछ को लाभ तो कुछ को हानि होती है। रासायनिक कारखाने इसी का उदाहरण है। फिर करना क्या चाहिए? प्रदूषण मुक्त उद्योग धंधे चलाना, प्रदूषण मुक्त उत्पादन का तंत्र ज्ञान विकसित करना, सात्विक वृत्ति के विद्यार्थियों को ही यंत्र ज्ञान देना तथा प्रदूषण करने वाले उद्योग धंधों का विरोध करने का निश्चय करना। इसी प्रकार यंत्रों के संबंध में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? यंत्रों के संबंध में हमारी सोच यह होनी चाहिए, निर्धनतम व्यक्ति के लिए उपयोगी हों ऐसे यंत्र बने। आजीविका नष्ट करने वाले यंत्रों के स्थान पर हाथों से चलने वाले यंत्रों का निर्माण करना। स्वचालित यंत्रों का उपयोग वर्जित करना, जैसे हाथ करघा बनाए और यंत्र करघों का बहिष्कार करना। उत्पादन को मर्यादित करना, जितनी आवश्यकता है उतना ही बनाना, विपुल मात्रा में उत्पादन करना बंद करना।
कथा क्रमांक 8 संक्षेप में यंत्र विचार। यंत्रों के लाभ। 1. यंत्रों के कारण समय की बचत होती है, जैसे चरखा, रथ आदि। 2. यंत्रों के कारण श्रम की बचत होती है, जैसे छपाई यंत्र, साइकिल आदि। 3. यंत्र मानव की क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे श्रवण यंत्र, ध्वनिवर्धक यंत्र आदि। 4. यंत्र अकुशल श्रमिक की क्षमता बढ़ाते हैं, जैसे रंधा, सिलाई मशीन आदि। 5. यंत्र कामचोर नहीं करते, मनुष्य करता है। यंत्रों से हानियाँ। 1. यंत्र महंगे होते हैं। 2. यंत्रों के दुरुपयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। 3. यंत्रों पर अवलंबित होने से मनुष्य की क्षमताएं कुंठित हो सकती हैं। 4. ईंधन चलित यंत्र प्रदूषण फैलाते हैं। 5. ईंधन भंडार मर्यादित है, ये भंडार तेज़ी से नष्ट हो रहे हैं। 6. यंत्रों से बेकारी फैलती है। 7. यंत्रों के बिना खाद्य वस्तुएं यंत्रों से बनी खाद्य वस्तुएं स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होती हैं। 8. यंत्रों के उत्पादन में विविधता नहीं होती। 9. नया यंत्र बनते ही पुराना यंत्र बेकार हो जाता है। 10. यंत्र पर काम करने वाला श्रमिक अप्रामाणिक हो तो वह यंत्र और उत्पादन दोनों में ही हानि कर सकता है। निष्कर्ष। 1. बेरोजगारी बढ़ने वाले यंत्र नहीं बनाना, न उनका उपयोग करना। 2. कम पूंजी में बने ऐसे यंत्र बनाना। 3. जो सरलता से ठीक हो सके और जिनका रख रखाव सुगम हो, ऐसे यंत्र बनाना। 4. मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ने वाले यंत्र नहीं बनाना। 5. पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले यंत्र नहीं बनाना और न उनका उपयोग करना। 6. ईंधन चलित और विशेषकर खनिज ईंधन से चलने वाले यंत्र नहीं बनाना और उनका उपयोग नहीं करना। 7. ईंधन का उपयोग अनिवार्य हो तो न्यूनतम ईंधन की खपत हो, ऐसे यंत्र बनाना। 8. मनुष्य की क्षमताएं और कुशलताएं बढ़ाने वाले यंत्र बनाना। अंत में सार की बात याद रखें, यंत्र मनुष्य के लिए है, मनुष्य यंत्र के लिए नहीं। पुनरुत्थान ट्रस्ट शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था है। भारतीय जीवन दृष्टि पर आधारित सामान्य प्रवाह के पाठ्यक्रम तैयार करना, उनका प्रयोग करना, शिक्षा में मूलगत अनुसंधान करना, पुस्तक और अन्य सामग्री का निर्माण एवं प्रकाशन करना, समाज प्रबोधन के कार्यक्रम करना पुनरुत्थान ट्रस्ट के कार्य के विभिन्न आयाम हैं। पुनरुत्थान ट्रस्ट की चिति नामक अर्धवार्षिक शोध पत्रिका और पुनरुत्थान संदेश नामक मासिक पत्रिका परिवर्तित हो गया, पुनरुत्थान विचार अनेक कार्य संदेश। ठीक है, आगे करो। मासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। भारतीय शिक्षा विषयक एक संदर्भ पुस्तकालय तैयार करने की पुनरुत्थान ट्रस्ट की योजना है। पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला। इस वाचनमाला में 100 पुस्तिकाओं का समावेश हुआ है। ये पुस्तिकाएं 5 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए बनी हैं। विषय और विषय वस्तु को देखते हुए ये बड़ों के लिए भी उतनी ही पठनीय होंगी। इन 100 पुस्तिकाओं के 3 विभाग हैं। प्रथम विभाग की 30 पुस्तिकाएं 5 से 7 वर्ष की आयु के, द्वितीय विभाग की 40 पुस्तिकाएं 8 से 9 वर्ष की आयु के और तृतीय विभाग की 30 पुस्तिकाएं 10 से 12 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए है। ये पुस्तिकाएं एक साथ 3 भाषाओं में प्रकाशित हो रही है। 3 भाषाएं हैं गुजराती, मराठी और हिंदी। भारतीय जीवन दृष्टि का आधार लेकर वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उचित मानस तैयार करने की दृष्टि से इन पुस्तिकाओं की रचना हुई है। इस आयु के छात्रों को होनी चाहिए ऐसी सभी विषयों की जानकारी इन पुस्तिकाओं में देने का प्रयास किया गया है। ये पुस्तिकाएं मनोरंजन हेतु नहीं अपितु ज्ञान और संस्कार हेतु हैं। इनकी शैली और भाषा इस आयु के छात्रों की क्षमता और प्रवृत्ति के अनुरूप रोचक और सरल रखने का प्रयास किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि हम यंत्रों को बहुत सरलता से अपना लेते हैं और अपना करके हमें लगता है कि अब हमें क्या हो गई, सुविधा हो गई।
जैसे एक छोटा सा यंत्र बताएं आजकल जो बेड के रूप में आया है, ये भी यंत्र है। जो सरल जीवन करे वो सभी यंत्र है। जैसे वो एक मूवी आई थी, उसमें कहा कि जो पैंट की जो चैन होती है या वो जिप होती है वो भी यंत्र है। क्यों? क्योंकि वो सरल करती है, खोलना नहीं पड़ता, सीधा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उसको। तो उससे क्या हुआ, हमारे कमर में पीड़ा की शुरुआत हुई, क्योंकि हम एस आकार की हमारी क्या होती है, कमर होती है, लेकिन जो वो होता है वो बिल्कुल समतल होता है, फ्लैट होता है। और जो चारपाई होती है वो एस आकार में होती है। यदि चारपाई पे सोए तो व्यक्ति अधिक स्वस्थ रह सकता है। दूसरा, अन्य प्रकार के फर्नीचर आए, जैसे अब हमें नीचे बैठ रहे हैं। नीचे बैठने से क्या है, स्थान भी कम रोकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी हमारे यहाँ खुलापन रहता है इसको देख करके, और एकात्मता भी बनी रहती है। ठीक है। अब तीसरा जो यंत्र जैसे घर में आए, जैसे फ्रिज आया, तो फ्रिज के पानी को पी करके व्यक्तियों का स्वास्थ्य क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, बिगड़ ही रहा है। ठीक है, आरोग्यहीन हो रहे हैं मनुष्य। इसी तरह से माइक्रोवेव ओवन आया, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी हानिकारक विकिरणों का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब साइकिल आई, बहुत अच्छी थी, लेकिन बाइक आई तो क्या हुआ, व्यक्ति 50 मीटर दूर जाने के लिए भी अब चलता नहीं है। बाइक की हानि नहीं है, न कार की हानि है, न ट्रेन की हानि है, लेकिन उसके उपयोग कैसे होने चाहिए। होना चाहिए कि व्यक्ति 1 किलोमीटर तक जाना है तो पैदल जाए, 5 किलोमीटर तक जाना है तो साइकिल से जाए, यदि 40-50 किलोमीटर तक जाना है तो बाइक से जाए, 250-300-200 किलोमीटर तक जाना है तो गाड़ी से जाए, उससे ज़्यादा जाना है तो ट्रेन से जाए, और उससे ज़्यादा तो क्या करे, प्लेन से जाए। अब व्यक्ति क्या करता है, 5 किलोमीटर दूर भी कार लेके जाता है या नहीं। व्यक्ति को दिल्ली जाना है तो भी वो सोचेगा कि हम क्या करें, फ्लाइट से जाएं, वो ज़्यादा प्रदूषण करने वाला उद्योग उससे जाएं। ऐसे नहीं कि अपनी कार लेके भी जा सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि यंत्र सात्विक वृत्ति के विवेकी मनुष्यों के लिए होने चाहिए। यंत्र से समय की, श्रम की बचत होती है, मानव की क्षमता बढ़ती है, और बहुत बड़ी बात यह है कि जब हमारे यहाँ कलयुग का प्रभाव अधिक होना शुरू होगा तो लोग काम चोरी करना शुरू करेंगे। तो यंत्र काम चोरी नहीं करते हैं, यंत्र को लगा दिया तो अपना काम करेगा। तो जब मनुष्य की सात्विक वृत्ति बढ़ाएंगे तो लोग अपने आप यंत्रों का प्रयोग कम करेंगे, क्योंकि मनुष्य हमेशा यंत्रों से अधिक उपयोगी ही रहेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो। हानि क्या है, यंत्र लेते हैं तो लोन लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है, महंगे होते हैं। यदि यंत्रों का दुरुपयोग करने लगे, जैसे हमने पढ़ा यंत्रेश, जैसे यज्ञेश बना बाद में, ठीक है, तो उससे स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। उस पर यदि हम अधिक निर्भर हो गए तो अपना स्वास्थ्य हम क्या कर लेंगे, बिगाड़ कर लेंगे। यंत्र प्रदूषण भी फैलाते हैं। हम वैसे तो कहते हैं कि पृथ्वी माता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, और जल देवता है, और आकाश देवता है, किंतु उनको बिगाड़ने के लिए हम दिन रात प्रयासरत रहते हैं। तो क्या वो देवता हैं? हम उनको दे तो रहे नहीं, वो तो हमें दिन रात दे रहे हैं, अहर्निश सेवा मेह के भाव से दे रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या वापस दे रहे हैं। और इनसे बनी जो खाद्य वस्तुएं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक सबसे बड़ी होती है, उनमें भाव ही नहीं होता है, भोग लगी हुई भी नहीं होती है, वो सीधा ली और हमने खाई और हमने अपना पेट खराब किया। और एक समय के बाद जो पैकेजिंग वाली वस्तु होती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। और यंत्र में विविधता नहीं होगी, उसमें जितने प्रकार के कपड़े डालोगे, जो साइज डालोगे, जो आकार डालोगे वही बनेंगे। जैसे हम दर्जी काका की कहानी पढ़ रहे थे, तो क्या डालोगे, 38, 40, 42, 44, कोई 20 का नंबर हुआ तो बेचारा या तो वो छोटा पहने या बड़ा पहने या उसे छोटा करवा के पहने। नया यंत्र जैसे ही बना, आपने देखा जब नए मोबाइल आए पुराने सब बेकार हो गए। और आज क्या हो रहा है, ये अंधाधुंध दौड़ ऐसी हो गई है, हर वर्ष एक नया मॉडल आ रहा है और पुराने वाले को बेकार घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उसका कवर नहीं मिलता, उसकी बैटरी नहीं मिलती, उसका सामान नहीं मिलेगा। क्यों? चाहे प्रकृति नष्ट हो, चाहे प्रदूषण हो, लेकिन केवल और केवल लाभ होना चाहिए और बाजारीकरण होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई सोचता ही नहीं। और बेकारी बढ़ाने वाले यंत्र नहीं बनाना, न ही उसके उपयोग करना, ये होना चाहिए। कम पूंजी में बने ऐसे यंत्र होने चाहिए, सरलता से ठीक हो, रखरखाव सुगम हो, ऐसे यंत्र होने चाहिए। ऐसे यंत्रों में ये अवश्य देखना चाहिए कि प्रकृति का और स्वयं का स्वास्थ्य बिगड़े नहीं। ईंधन चालित और विशेषकर खनिज ईंधन से चालित यंत्र हैं, उनका उपयोग कम से कम करना या नहीं करना, और अनिवार्य हो तो न्यूनतम ईंधन की खपत हो ऐसे करना, और मनुष्य की क्षमताएं और कुशलताएं बढ़ाने वाले यंत्र। अंत में बहुत सुंदर पंक्ति दी है, यंत्र मनुष्य के लिए हैं, मनुष्य यंत्र के लिए नहीं। आज क्या हुआ,
आज मनुष्य यंत्र के लिए है, उल्टा हो गया ना, मनुष्य यंत्र के लिए है। ठीक है, तो अब हम पूरी तरह उस पर निर्भर हो गए। मैं फिर कहूँगा, जिस दिन हमने सुविधाओं के लिए अपने स्वास्थ्य को, धरती प्रकृति के स्वास्थ्य को और अपने आसपास के स्वास्थ्य को त्याग दिया, अपने उपभोक्ता के स्वास्थ्य को, अपने सामने वाले के स्वास्थ्य को त्याग दिया, समझ लो अंत में हमें हानि होगी। नहीं देखा कैसे श्रमिक गए तो अपराध बढ़ा तो परेशान हो गए सब लोग। हमें लगता है कि क्या अंतर पड़ता है। सबको जब हम आजीविका देते हैं, सबको जब हम काम देते हैं, तो क्या होता है, उसका अंतिम लाभ हमें लौट के आता है। हमें नहीं पता आज लौट के आज आएगा कल आएगा, लेकिन आएगा। इसीलिए पुराने जो उद्योगपति थे वो अपना बहुत सारा धन अपने श्रमिकों में निवेश करते थे, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको आजीविका देना। तो उससे आज उनके उद्योग धंधे विश्वसनीय बन गए हैं। आज उनका बड़ा नाम है कि इन्होंने क्या किया, अपने श्रमिकों का ध्यान रखा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।